Hello kids, welcome back. Another exciting session on chapter 2 microorganisms. So out of the study which we are going to do today, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं. Yes, but टेक्निकली साइंटिफिकली हम उनके फैक्ट्स के बारे में अवेयर नहीं है. एंड आई प्रॉमिस आफ्टर टुडेज क्लास आप उन सब चीजों को बहुत लॉजिकली सोचेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो वी स्टार्ट विद व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जैसा कि नाम बताता है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स, ये वर्ड दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स दो शब्द मिले हुए हैं. माइक्रो का मतलब ही यही होता है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको हम यूजुअली एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते. सो चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाई यू शुड नॉट ईट थिंग्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड? इसका आंसर हमेशा आपको स्कूल्स में पेरेंट्स के थ्रू, आपके एल्डर्स के थ्रू हमेशा यही बोला जाता है, ओपन नहीं खाना, गिरी हुई चीज नहीं खानी है. क्यों? क्योंकि उसका रीजन ही यही है, हमारे आसपास हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरप्लस अमाउंट में प्रेजेंट हैं. तो जब वो सरप्लस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हम देख नहीं पाते हैं, तो उनमें से कौन से हमारे लिए हार्मफुल हैं, कौन से यूजफुल हैं, उनको मेक आउट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट. सो इन केस वो हार्मफुल हुए तो आपकी बॉडी सफर करेगी. एंड दैट इज द रीजन यू आर ऑलवेज आस्क्ड नॉट टू पिक अप थिंग्स जो नीचे गिर गई हैं और उनको खाओ, स्पेशली छोटे किड्स को, क्योंकि उनको ये चीजों की समझ नहीं होती, राइट? और वो जो भी चीज उनके आसपास होती है वो हमेशा उसको खाने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट गुड. एंड द रीजन इट इज नॉट गुड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स ऑल अराउंड अस. ओके, सो you have understood the logic, क्यों रोका जाता है. Now let's define how microorganisms are. आपको छोटी छोटी पिक्चर में ये दिख रहे हैं जिनको हम वन बाय वन आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. So a microorganism or microbe is an organism of microscopic size which may exist in its single celled form or as a colony of cells. Single celled form का मतलब ये है कि वो single cell के तौर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, and at many places a group of cells. I will show you that. So I hope the definition of microorganisms is clear to you. Now let's see ये term कहाँ से आई. So you can see this great scientist Antony van Leeuwenhoek, and he was known as the father of microbiology. He was a hobbyist microscopist Dutchman and the first to observe and describe microorganisms accurately. So it was his invention. Then after that, Louis Pasteur also discovered microorganisms in air. So जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि microorganisms हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट होते हैं. उनका हैबिटेट क्या होता है वो भी अभी हम बात करेंगे उस बारे में. बट जैसा कि आपने बोला, आसपास कुछ भी चीज है, एयर है, वाटर है, आपके सराउंडिंग्स में, तो उनका हैबिटेट कहीं पे भी हो सकता है. एंड दिस ब्रांच ऑफ microorganism, that means the study of microorganisms is called microbiology. This is itself a whole study. इतनी बड़ी study है कि जो लोग इन study में एक बार enter कर जाते हैं and they want to learn more and more, they can always proceed to this microbiology and pursue their career in this field. Now let's talk about the general characteristics of microorganisms. अब जैसा हमने first slide में पहले discuss किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी एग्जिस्ट करते हैं और विद अ कॉलोनी ऑफ सेल्स, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आते हैं. यहाँ आप मेकआउट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज दे आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट? तो आपको जिस तरह से सिंगल सेल में उनका स्ट्रक्चर सब कुछ आपको बहुत इजीली नजर आ रहा है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा बिकॉज हियर दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी. So this is characteristic number 1, that microorganisms are either single celled organisms or a collection of undifferentiated cells. This is first characteristics of microorganisms. Now let's take the other characteristics. और ये dependent किस पे है? Their presence. So they are found almost everywhere. They occur in air, water, soil, dead and decaying organic matter, and inside as well as on the body of living organisms. Bacteria have lived on the earth for much longer than human beings. तो मतलब वो हमसे भी ज्यादा एज में आगे हैं.
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी प्रेजेंस से पहले भी प्रेजेंट हुआ करते थे, बट यस किसी ने उसको डिस्कवर नहीं किया था, किसी ने उसके ऊपर स्टडी नहीं की थी। सो इससे हमें ये पता चलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। जो उसका एक फीचर है, दे आर वेरी माइन्यूट एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू फाइंड देम एवरीवेयर। So this is characteristic number 2. Now with characteristic number 3, they can exist in extreme conditions of temperature and drought. आपको पता है ड्रॉट क्या होता है? वो भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है जहां पे वाटर बहुत ही कम या होता ही नहीं है, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि एक महीना नहीं आया, एक हफ्ता नहीं आया, इट इज लाइक ईयर्स एंड ईयर्स। तो ड्रॉट खुद में ही एक एक्सट्रीम कंडीशन है, और उसके साथ साथ हमने टेम्परेचर की भी एक्सट्रीम कंडीशन मेंशन करी है कि बहुत गर्मी है, बहुत हाई टेम्परेचर होगा। एंड इसके साथ साथ सबसे सरप्राइजिंगली बात यह है कि ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमें नजर भी नहीं आते हैं, वो सब इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं। इट कैन बी hot springs, hot water springs as well as deserts, marshy lands. यंगर ग्रेड में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी कि कितनी स्पेशल अडेप्टेशंस होनी चाहिए ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए, बट टू आवर सरप्राइज all such microorganisms can easily survive in these harsh climatic conditions. So this is again a unique characteristics which these microorganisms have. Now let's talk about point number 4. And what do you see? During unfavorable conditions, microorganisms enclose themselves in heat-resistant covering called the cyst. So, important बात ये है, सबका एक तरीका होता है उस मोमेंट को पास करने का, एंड इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं तो उनका तरीका क्या है? दे हैव दिस आउटर कवरिंग जो आप देख सकते हो, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, दे मूव इनटू द सिस्ट, वो अपने आप को उस लॉक में बंद कर लेते हैं जब तक बाहर की कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल ना हो जाए। और जब बाहर की कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, व्हाट हैपेंस? द सिस्ट रप्चर्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स कम आउट एंड मल्टीप्लाई लाइक दिस। ये जो हमारी सिस्ट थी, जब कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम थी, हार्श थी, तो हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर जाके बैठ जाता है, और जब उसे लगता है कि अब थिंग्स आर परफेक्ट, क्लाइमेट बिल्कुल सही हो चुका है, ये हमारा सिस्ट ब्रेक ओपन हो जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आते हैं और स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, फैलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इट्स द टाइम टू डिस्कवर देम. दिस इज हाउ यू फील, राइट? So this is again a unique feature to survive in such conditions. And how do they come up with that? और उसके बाद they start multiplying. Okay, so let's move to point number 5, which is the fifth characteristics for them, and that explains their mode of nutrition. So microorganisms can be autotrophic, heterotrophic, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स. ये जितने नाम मैंने बोले आपके लिए कुछ भी न्यू नहीं है, हमने जूनियर क्लासेस में इनके बारे में बहुत डिस्कस किया है. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच क्रिएट देयर ओन फूड. तो ऐसी कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगी जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है. देन यू हैव heterotrophs, which is the second category, and they are organisms which depend on other organisms for their food, just like human beings. So हम भी heterotrophs हैं, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी heterotrophs में फॉल करती है. Then we have the third type, and which is saprophytes. And saprophytes का क्या फीचर था? The organisms which grow on dead and decaying matter for its growth, जो मैंने बताया था आपको पहले भी. तो इसका मतलब उनके लिए अगर कुछ भी हमारे नेचर में जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, हमारे लिए वो लाइफ एंड हो चुकी है, बट फॉर देम इट्स अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज उसी से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना बनता है. एंड बहुत बार आपने देखा होगा, अगर कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड जिसका कोई नहीं है, वो एक लिविंग बॉडी कहीं पे भी खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ डेड हो जाती है, तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने देखा, एक बहुत अजीब सी स्मेल आनी शुरू होती है उसमें से, और धीरे धीरे वो डीके करना शुरू करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं फटाफट उस पर झपट जाते हैं, और उनके लिए इट्स अ मील, राइट? और जब वो उस पर सर्वाइव करते हैं, उसको खाते हैं, तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो हमें दिखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें नजर नहीं आते, बट हम उस बॉडी में चेंजेस देखना शुरू करते हैं, जो हमें बताता है कि यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ईटिंग देम. ओके,
So the last part is parasite. And who are parasites? They depend upon other organisms for its nourishment and growth. और आपने देखा है पैरासाइट्स हमेशा एक होस्ट बॉडी में रहते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी बॉडी में रहेंगे, वो हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप इस टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में रहते हैं, क्योंकि उस केस में हम उनको गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, वो हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। All right, so I hope this is clear till point number 5. Let's take the next characteristic. Now here I'm going to extend the last point जो मैंने बताया था about the helpful and the harmful microorganisms. क्योंकि जैसा मैं आपको जब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रही थी तो मैंने बोला था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे जहाँ पे वो बहुत हेल्प करते हैं हमें अलग अलग parts of our lives. It can be food industry, it can be your house, it can be your own body, and बहुत सारी ऐसी varieties हैं जो harmful हैं, जिस केस में हमारे को diseases हो सकती हैं ऐसे kind of microorganism से, और not even if on a body. तो जैसा मैंने बोला कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप इनको यूज करते हो वहाँ पे ये उल्टा गेम खेल सकता है। सो आज के चैप्टर में along with the passage of time ये सारे टॉपिक्स हम elaborated वर्जन में डिस्कस करेंगे। So for now, let's wait for part 2 where we'll study about the various type of microorganisms.